हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर या स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल स्कैटरिंग फैक्टर बाय द यूनिट सेल, और एक एटम से जो स्कैटर्ड होने वाली रेडिएशन है उनका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का रेशियो ही क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर या स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। और इसी एस से या फिर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर से ही हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी जो लैटिस है उससे जो रेडिएशन स्कैटर्ड हो रही है उसकी इंटेंसिटी को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक हमारे पास क्या हो गया, ये एक यूजफुल फैक्टर हो गया जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमने जो क्रिस्टल लिए हैं या क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिए हैं उनमें कौन कौन से जो प्लेन है वो डिफ्रैक्शन को शो करेंगे। जो ब्रेक्स ने जिस कंडीशन को डिफाइन किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए, तो उस एक्सरे डिफ्रैक्शन की कंडीशन को कौन कौन से प्लेन शो करेंगे, दैट मीन्स कौन कौन से प्लेन प्रेजेंट रहेंगे स्कैटरिंग के अंदर या डिफ्लेक्शन के अंदर, और कौन कौन से प्लेन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, दैट मीन्स एब्सेंट रहेंगे। तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एस से मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने डिफरेंट टाइप के क्यूबिक स्ट्रक्चर देखे। सिंपल क्यूबिक होगा, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड हो गया। इन सब के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो कौन सा प्लेन है वो प्रेजेंट रहेगा स्कैटरिंग के अंदर और जो कौन सा प्लेन वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एससी से, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1। सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा सिंपल क्यूबिक के लिए, 1। दैट मीन्स हम उसी 1 एटम को ही, जो सिंगल एटम प्रेजेंट है उसी को क्या मान सकते हैं, सेंटर मान सकते हैं। तो सेंटर मान लो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे उस एटम के, 0 0 0 हो जाएंगे। जो एक एटम ही प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक में, दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसको अपन क्या मानेंगे, सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं अपन, 0 0 0। दैट मीन्स इसके मिलन इंडिसेस H K L या H K डैश L कितने हैं, 0 0 0 सिंपल क्यूबिक के लिए। अब इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयटा, ठीक है। और U H डैश, सॉरी ये 0 0 0 क्या है इसकी कोऑर्डिनेट, मतलब U V और W कोई भी जेड पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जेड पार्टिकल क्या है, एक ही है कि वो क्या है, क्योंकि इस पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है, 1। तो U V W की वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 0। तो U प्लस क्या होता है, V K डैश प्लस W L डैश, और अपने पास U V W की वैल्यू है, ये भी कितना है, 0। मतलब लिख लो U इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना है, 0। पुट कर दो तो S क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयटा 0 इंटू H डैश 0 प्लस 0 इंटू K डैश 0 प्लस 0 इंटू L डैश, वो भी क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे टोटल करेंगे और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, तो एक्सपोनेंशियल क्या है अपने पास, 0। और एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू e की पावर 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। मतलब अपने पास s इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। मतलब अपने पास जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है या स्कैटरिंग फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर हम उस इंटेंसिटी देखें जो सिंपल क्यूबिक है उसके अंदर जो प्लेन प्रेजेंट है उससे रेडिएशन, जो स्कैटर्ड होने वाली जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी देखें तो वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या होती है, F टोटल स्कैटरिंग फैक्टर का स्क्वायर, दैट मींस F स्क्वायर S स्क्वायर। F स्क्वायर क्या होता है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, और S क्या होता है, ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ये कितना आ जाएगा, F
मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी प्लेन प्रेजेंट है जिनकी मिलर इंडिसेस क्या है, एच डैश, के डैश और एल डैश, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में जितने भी प्लेन प्रेजेंट होते हैं सबके सब क्या होते हैं, स्केटर्ड की फॉर्म में, एज ए स्केटरिंग नेचर शो करते हैं। मतलब उनसे हर एक प्लेन से जो एक्सरे वेव इंसिडेंट हो रही है हर एक प्लेन पे, वो क्या होंगी, स्केटर्ड होंगे, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर हर सब प्लेन क्या होंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन में प्रेजेंट होंगे, कोई भी प्लेन एब्सेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, सिंपल क्यूबिक के लिए कंडीशन आ गई कि इसके अंदर हर एक प्लेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है किसी भी टाइप का। सेकंड हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, BCC से। पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा था कि जो बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, जैसे ये क्यूब की फॉर्म में डिफाइन किया था हमने, ठीक है, ये क्यूब है और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो एटम है एक तो इसके कॉर्नर है वहां प्रेजेंट होते हैं और एक इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर कौन सी होगी, BCC टाइप की। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में स्टडी किया था, ठीक है। अब हम देखें कि जो हमने देखा था कि जो BCC है उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसके अंदर कितने आते हैं, 2। तो इफेक्टिव, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हम। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2। तो मान लो हमने किसी एक कॉर्नर वाले एटम्स को क्या मान लिया, सेंटर मान लिया, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है। तो हम किसी एक कॉर्नर एक एटम को क्या मान रहे हैं यहाँ पर, ओरिजिन या सेंटर मान रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हमने इस कॉर्नर वाले एटम को क्या मान लिया, सेंटर मान लिया। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 0 0, ठीक है। तो एक सेकंड एटम और प्रेजेंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट, मान लो ये वाला सेकंड एटम है तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, हाफ हाफ हाफ, ठीक है। दैट मींस अपने पास दो कोऑर्डिनेट, दो एटम्स मिले। फर्स्ट एटम के लिए मान लो U1 इज इक्वल टू U2, सॉरी V1 इज इक्वल टू W1 और वो कितने होंगे, 0, ठीक है। तो एक के कोऑर्डिनेट कितने, 0 0 0, ठीक है। दूसरे वाले एटम के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, हाफ हाफ हाफ। मतलब ये क्या है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, सेम। तो सेकंड एटम के लिए मार्क करें तो U2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू W2 और ये सब क्या है, ठीक है। अब अपने पास कोऑर्डिनेट आ गए तो अब हम इनसे क्या निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर S फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो S कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये BCC के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे पास दो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है और उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, ठीक है। तो हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर S फाइंड आउट करते हैं। S क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आल्टा, दो एटम है तो समेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड U1 H डैश प्लस V1 K डैश प्लस W1 L डैश प्लस एक्सपोनेंशियल 2 पाई आल्टा U2 H डैश प्लस V2 K डैश प्लस W2 L डैश, यही होंगे। और अपने पास U1 V1 W1 U2 V2 W2 सबकी क्या है वैल्यू पता है, तो इसके अंदर पुट कर दो, क्या होगी, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आल्टा और ये सब क्या है, U1 V1 W1 ये सब क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस एक्सपोनेंशियल 2 पाई आल्टा U2 V2 W2 की वैल्यू क्या है, हाफ H डैश प्लस हाफ K डैश प्लस हाफ L डैश और इसको सब में से हाफ क्या आएगा, कॉमन, और कॉमन लेके 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो S की वैल्यू क्या होगी, e की पावर 0
प्लस ई की पावर आल्टा पाई और साथ में क्या है एच डैश के डैश और एल डैश, क्योंकि इसके अंदर से सबसे 2 कॉमन आके और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो अपने पास s की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस ई की पावर आल्टा पाई एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश, ये क्या आ गया एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, और सॉरी ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर, और इनसे हम क्या निकाल सकते हैं इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बीसीसी है उसके अंदर स्कैटरिंग के लिए क्या कंडीशन या डिफ्रैक्शन पैटर्न के शो करने के लिए क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो अपने पास s की वैल्यू आ रही है 1 प्लस e की पावर आल्टा पाई s डैश k डैश और l डैश। ठीक है, तो h k और l ये सब क्या होते हैं इंटीजर फॉर्म में होते हैं, मतलब क्या ले सकते हैं देखो h डैश प्लस k डैश प्लस l डैश, और इसको मैंने क्या मान लिया कोई इंटीजर मान लिया n, तो s क्या हो गया लेट ये सब क्या मान लिया हमने n के फॉर्म में मान लिया, तो s क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर आल्टा पाई n। ठीक है, अब n के अलग अलग वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी अलग अलग। अगर n क्या है even है, n even है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और n अगर ओड है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, तो देखो लिखो s क्या आना चाहिए फिर इवन आएगा तो 1 प्लस 1 2, और ओड आएगा तो -1 0, बिकॉज क्या होगा इफ ये 2 कब आएगा इफ n इज इक्वल टू क्या होगा इवन, देन e की पावर आल्टा पाई n इज इक्वल टू क्या आएगा 1, और 0 कब आएगा इसकी वैल्यू इफ n इज इक्वल टू क्या हो ओड हो तब क्या होगा e की पावर आल्टा पाई n, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, और -1 प्लस 1 क्या आएगा 0। तो s के अपने पास कितनी वैल्यू आ रही है 2 वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स n जो हम ले रहे हैं h डैश प्लस k डैश प्लस l डैश वो इवन है, तो भी अपने को पास एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की कुछ वैल्यू आ रही है, अदरवाइज अपने पास वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग अपन मैक्सिमम इंटेंसिटी देखें तो मैक्सिमम आई मैक्सिमम फॉर बीसीसी के लिए क्या होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की कितनी हो रही है 2 हो रही है, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4f स्क्वायर, ये क्या हो गई बीसीसी की मैक्सिमम इंटेंसिटी। दैट मीन्स जो बीसीसी अगर स्ट्रक्चर है तो उससे जो प्लेन प्रेजेंट है उससे जो रेडिएशन स्कैटर्ड होगी उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है 4f स्क्वायर, और मिनिमम पता ही है कितनी होगी 0। ठीक है, तो इससे हम एट n की वैल्यू से या फिर एट एस के डैश की वैल्यू से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा प्लेन प्रेजेंट है और कौन सा प्लेन एब्सेंट है बीसीसी के लिए। ठीक है, तो देखो अगर n की वैल्यू इवन है तो पता है हमने s की वैल्यू क्या आनी है e की पावर आल्टा पाई n की वैल्यू क्या आनी है 1, और s की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, तो वो ही प्लेन क्या होगी प्रेजेंट, और n की वैल्यू इवन कब आ सकती है या तो h डैश प्लस k डैश प्लस l डैश, मतलब h भी क्या हो इवन, k डैश भी क्या हो इवन, और l डैश भी क्या हो इवन, ये सब के सब क्या हो जो हमने मिलर इंडिसेस ले रखे हैं किसी भी प्लेन के वो सब क्या हो इवन इंटीजर हो, तभी वो प्लेन क्या रहते हैं प्रेजेंट रहता है एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर, अदरवाइज वो प्लेन क्या रहेगा एब्सेंट रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई प्लेन की बात कर रही हूँ 2 ये सब के सब क्या है एच डैश के डैश और एल डैश सब के सब क्या है इवन, मतलब ये बीसीसी के अंदर ये प्लेन क्या रहेगा एक्सरे डिफ्रैक्शन को शो करेगा। और अगर मैं जैसे एग्जांपल 1 की बात करूँ ठीक है, या फिर कोई भी प्लेन बात कर लो 3 2 1 इनकी भी बात कर लो, ये सब क्या रहेंगे इसके अंदर ये ओड है। ठीक है, जैसे 3 ले लिया इवन और ओड मिक्स भी है तो भी ये प्लेन क्या रहेंगे एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, इनका सम क्या आना चाहिए इवन। तो
अगर इनका सम क्या हो रहा है, ओड हो रहा है, जैसे 3 3 1 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब इसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट, ये प्लेन क्या रहेगा, अपसेंट। मतलब बीसीसी के अंदर एन की वैल्यू क्या होगी, एच डैश प्लस के डैश प्लस एन डैश, और उन सब का सम क्या आना चाहिए अपने पास, इवन। जैसे बात करूं मैं 3 2 1, ये प्लेन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये क्या है एच डैश, ये क्या है के डैश, और ये क्या है एल डैश, और 3 + 2 + 1 कितना होती है 6, और 6 क्या है इवन है, इवन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और एस क्या आ जाएगा 2s, तो ये प्लेन क्या हो जाएगा प्रेजेंट। अगर दोनों मिक्स है तो भी क्या है प्रेजेंट है, और दोनों अगर सबके सब इवन है तो भी क्या है प्रेजेंट है। लेकिन अगर प्लेन के अंदर ओड फंक्शन प्रेजेंट है, सारे के सारे जो इंटीजर है वो क्या है ओड है, तो वो प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्या है बीसीसी के लिए कंडीशन। अब हम देखेंगे कि जो एफसीसी है फेस सेंटर्ड, उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो थर्ड कौन सा हो गया एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखो फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये क्यूब है, इसके कॉर्नर पे तो एकदम प्रेजेंट रहते हैं, और इसके साथ साथ जो इसके 6 फेज है 1 2 3 4, ये सामने वाला 5 और बैक साइड वाला 6, इनके फेजेस पे भी एक एक एटम्स क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। मतलब एफसीसी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखें तो क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसके अंदर 4। तो बीसीसी की हम बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने थे 2 थे, और अब हम एफसीसी की बात करें तो उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। तो हम किसी भी एक एटम को मान लो, किसी भी कॉर्नर वाले एटम को या फेज के किसी भी एक एटम को क्या मान लें सेंटर मान लें, ठीक है। तो मैंने सपोज करो मैंने इस एटम को क्या मान लिया सेंटर मान लिया, तो किसी एक कॉर्नर वाले एटम को सेंटर मानने से उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 0 0, और इससे जो ये फेज के एटम प्रेजेंट है बाकी 3 वो क्या होंगे इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, और उनके कोऑर्डिनेट मान लो ये फर्स्ट एटम सेकंड एटम के फिर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 हाफ हाफ, थर्ड के क्या होंगे हाफ हाफ 0, और फोर्थ जो एटम है इफेक्टिव एटम उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हाफ 0 और हाफ। और इस स्ट्रक्चर से अपन इस इफेक्टिव नंबर के कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं फाइंड आउट करते हैं, और ये एग्जैक्ट जो एफसीसी है उसके लिए जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है उनके सबके कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में आएंगे। किसी भी मेथड से आप निकालो, सबके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमेशा इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या निकल गया, जो अलग अलग एटम है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स उसके कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। अब कोऑर्डिनेट पता हो गए तो हम क्या निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब एस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब एस देखो एस क्या होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट पता है तो एस देखते हैं एस क्या होता है। देखो एस क्या होता है समेशन जे, और जे कहां से कहां तक है 1 to 4 एटम है, ठीक है। तो जे कहां से कहां तक है 1 to 4 एटम है। एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा, और क्या होता है साथ में यूजे एच डैश प्लस वीजे के डैश प्लस डब्ल्यूजे एल डैश, यही होता है। अब इनकी 4 है तो 4 के फॉर्म में लिख लो, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फर्स्ट लिखो 2 पाई आयोटा और u1 h डैश प्लस v1 k डैश प्लस w1 l डैश, ठीक है। ये फर्स्ट एटम के लिए, सेकेंड एटम के लिए क्या होगा एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा और साथ में क्या आएगा u2 h डैश प्लस v2 k डैश
प्लस W2 L डैश, ठीक है। और फोर्थ एटम के लिए एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा U3 S डैश प्लस V3 K डैश प्लस W3 L डैश, प्लस फोर्थ एटम के लिए आ जाएगा तो फोर्थ 2 पाई आयोटा U4 H डैश प्लस V4 K डैश प्लस W4 L डैश के लिए, ठीक है। और इन सब के कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दो, वो देखो वैल्यू क्या आएगी। कोऑर्डिनेट अपने को पता है U1 V1 W1 U2 V2 W2 सब के लिए अपने को क्या पता है, कोऑर्डिनेट पता है। तो S की वैल्यू पुट कर दो, क्या आनी चाहिए U1 V1 W1 सब की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। देखो अगर हम देखें जैसे U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू क्या है, सॉरी V1 इज इक्वल टू W1 और इनकी वैल्यू कितनी है 0। देखो U2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू हाफ एंड V2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। U3 इज इक्वल टू क्या होगा V3 हाफ हो जाएगा, तो W3 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। U4 सॉरी V4 इज इक्वल टू क्या होगा W4 वो हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा U4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये सब वैल्यू S के इस फंक्शन में पुट कर दो तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये सब के सब क्या आ जाएंगे 0 क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू क्या है 0 ब्रैकेट में 0 प्लस एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा और U2 V2 और W2 की वैल्यू देख लो, U2 और W2 की हाफ और V2 की क्या है 0, तो U2 की हाफ तो हाफ H डैश प्लस हाफ L डैश। फोर्थ थर्ड एटम के लिखो एक्सपोनेंशियल क्या होगा 2 पाई आयोटा, ठीक है। U3 और V3 की वैल्यू कितनी है हाफ, तो U3 V3 की वैल्यू हाफ है तो हाफ H डैश प्लस हाफ K डैश प्लस साथ में क्या है 0 L डैश, तो उसका 0 हो जाएगा, ये आ गया थर्ड पॉइंट के लिए। और फोर्थ एटम के लिए क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा और साथ में क्या आना चाहिए U की वैल्यू कितनी है 0, तो ये फैक्टर हो जाएगा 0, इनकी वैल्यू क्या है हाफ ऑफ K डैश प्लस हाफ L डैश, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इनको सोल्व करते हैं, देखो क्या आता है हमारे पास S क्या आएगा एक्सपोनेंशियल 0 क्या होगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल, देखो इनमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पाई आयोटा साथ में क्या आ रहा है H डैश प्लस L डैश प्लस एक्सपोनेंशियल पाई आयोटा और साथ में क्या आ रहा है H डैश प्लस K डैश प्लस एक्सपोनेंशियल पाई आयोटा और साथ में क्या आ रहा है K डैश प्लस L डैश, और ये क्या हो गया एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इस H डैश L डैश और K डैश इन सब की वैल्यू को हम डिफाइन करें तो हम जो ज्योमेट्री का स्कैटरिंग फैक्टर है उसको क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है H डैश प्लस L डैश H डैश प्लस K डैश H डैश प्लस L डैश, ठीक है। या तो H डैश K डैश L डैश जो हमने लिए हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर H डैश K डैश और L डैश, या तो ये सब के सब क्या होने चाहिए इवन इंटीजर होने चाहिए या ये सब के सब क्या होने चाहिए ओड इंटीजर, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी सब की वैल्यू क्या आएगी 1 1 और S की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तब तो इसकी S की वैल्यू क्या होगी एटॉमिक ज्योमेट्रिकल
स्कैटरिंग फैक्टर या स्ट्रक्चर फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कब? या तो ये जो मिलर इंडिसेस हर एक प्लेन के लिए या तो मिलर इंडिसेस सब क्या होने चाहिए इवन फॉर्म में होने चाहिए या फिर होने चाहिए ओड फॉर्म में, तभी इसकी वैल्यू कितनी आती है 4s। अगर ये मिक्स हो एफ डैश के डैश एल मिक्स हो मतलब इवन भी हो और ओड भी हो तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, तो हमें पास क्या कंडीशन है कि सबके सब क्या होने चाहिए या तो इवन होने चाहिए या फिर ओड होने चाहिए, तब इसकी वैल्यू कितनी है s इज इक्वल टू क्या आती है 4। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 4 कब आएगा इफ h डैश k डैश l डैश all are even और odd। और s 0 कब आएगा इफ s डैश k डैश l डैश आर मिक्स्ड इवन भी हो और ओड भी हो तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो अगर अपन इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी देखें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्सिमम और किसके लिए देख रहे हैं एफसीसी के लिए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 4, तो क्या हो जाएगी 16f²। क्या होगी क्योंकि ये क्या होता है इंटेंसिटी होती है f² s² और f² s² की वैल्यू कितनी है 4 की स्क्वायर और ये आई मैक्सिमम कितना आना चाहिए एफसीसी के लिए 16f²। ठीक है, तो हम अगर एफसीसी की बात करें तो कौन से जो लेटेस्ट है या प्लेन या प्रेजेंट रहेंगे जिनके लिए सबके लिए या तो इवन हो या फिर ओड हो, जैसे एच डैश के डैश एल डैश फैक्टर की अगर हम बात करें ये क्या हो जैसे 1 1 1 तीनों क्या हो ओड है, जैसे 1 3 5 ये क्या है ओड, या फिर 2 4 6 0 2 4 ये सब क्या है इवन। तो इस टाइप के या तो सबके सब क्या हो इवन या सबके सब क्या हो ओड, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम। लेकिन अगर ये मिक्स हो जैसे क्या हो 1 2 3 इस टाइप से है, ठीक है, जैसे 3 4 6 इस टाइप से, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा एस इनके लिए 0 आएगा और उनके लिए इंटेंसिटी क्या होगी 0, मतलब वो प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब से एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमने डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं उनमें कौन से प्लेन एक्सरे डिफ्रैक्शन को शो करेंगे और कौन से प्लेन एक्सरे डिफ्रैक्शन को शो नहीं करेंगे, या फिर हम इससे ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा प्लेन डिफ्रैक्शन में प्रेजेंट रहता है और कौन सा प्लेन एक्सरे डिफ्रैक्शन में एब्सेंट रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।